नमस्ते बच्चों। आईएएस की इस हिस्ट्री की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आशीर्वाद लेना चाहूंगा गुरुजी श्री नए पद्म सागर जी महाराज का एवं गुणी श्री मैना श्री साहेब जी का। साथ ही इस पहल को मूर्त रूप देने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा गुजरात से श्री मेहुल जी रूपानी जी का एवं दिल्ली से श्री संजय जी संकलेचा जी का। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हुए सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से एक कांग्रेस में एक क्राइसिस आई जब ये लगा कि कांग्रेस फिर से बढ़ जाएगी, जैसा कि 1907 की सूरत स्प्लिट में हुआ था, जो हमने देखा था। तो वो सब चीज देखते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में अभी तक हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया है कि ये मेनली जो यूथ विंग थी कांग्रेस की उसको ऑर्गेनाइज करते थे और जो वर्कर्स का मूवमेंट था उसको ऑर्गेनाइज करते थे। और ये बंगाल के जो प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे, उसके प्रेसिडेंट थे। बाकी इन्होंने ये भी एक रेडिकल व्यू को कांग्रेस में रिप्रेजेंट करते थे जवाहरलाल नेहरू के साथ, सोशलिस्ट और रेडिकल। तो इन्होंने भी मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का अपोज किया था। मतलब रिपोर्ट को क्यों? क्योंकि ये डोमिनेंट स्टेटस की बात कर रही थी रिपोर्ट, और ये सुभाष चंद्र बोस जी और जवाहरलाल नेहरू जी कंप्लीट फ्रीडम की बात कर रहे थे। और इन्होंने जब नेहरू जी प्रेसिडेंट बने थे और पूर्ण स्वराज की बात हुई थी तो उसको इन्होंने पूरी तरह से समर्थन किया था। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड किया गया, गांधी जी ने सस्पेंड किया, तब भी इन्होंने इस मूवमेंट का विरोध किया, क्योंकि इनका मानना था कि हमें लगातार, ये उस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते थे जिनका मानना था कि हमें लगातार प्रोटेस्ट करते रहना चाहिए, मास मूवमेंट करते रहना चाहिए, जिससे कि हम सीधा आजादी ले सके। और इन्होंने गांधी इवन जो पैक्ट हुआ था उसको भी अपोज किया था। मेनली उस चीज को बहुत इन्होंने वेहमेंटली अपोज किया जब गांधी जी ने भगत सिंह की जो डेथ सेंटेंस था, उनको जो फांसी सजा दी गई थी, उसको माफ कराने के लिए गांधी जी इन्होंने जो फैक्शन क्रिटिसाइज कर रहा था गांधी जी को कि अगर वो चाहते गांधी जी तो उनको माफ करा सकते थे, उसको ये लीड कर रहे थे। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें सुभाष चंद्र बोस के बारे में पता चलता है किस तरीके से वो एक रेडिकल लीडर थे। वो गांधी जी से हमेशा इस बात से उनका मतभेद रहे कि हमें लगातार मास प्रोटेस्ट करना है, जिससे कि हम अंग्रेजों को भगा सके, देश से हमें आजादी ला सके। और बाद में जैसे कि हम इनको जाते हैं, आजाद आजाद हिंद फौज इन्होंने बनाई थी जापान में जाके, और देश के लिए इन्होंने एक डिफरेंट तरीके से फ्रीडम अचीव करने का कोशिश की थी। तो वो आगे हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे मैं बस एक उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि किस तरीके से सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में काम कर रहे थे। अभी क्या हुआ कि ये 1938 के कांग्रेस के इलेक्शन थे, उसमें इन्होंने फाइट किया और उसमें जीते, प्रेसिडेंट बने। अब इनके व्यूज थे कि 1938 में क्या था कि तब तक पता लगने लगा कि यूरोप में वॉर हो सकता है, वर्ल्ड वॉर टू। यूरोप में वर्ल्ड वॉर टू हुआ था 1939 से 1945 का, और 1939 में स्टार्ट हुआ, लेकिन 1938 से लग रहा था कि जिस तरीके से हिटलर की एक्टिविटीज थी, लग रहा था कि वॉर हो सकता है। तो इनका मानना था कि अगर वॉर होता है और उसमें अंग्रेज अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें इस वॉर के अपॉर्चुनिटी को फायदा उठाना चाहिए। और ये बात जब उन्होंने दोबारा इलेक्ट हुए 1939 में, तो ये बात उन्होंने फिर से इस बात को सामने बहुत तीव्रता से रखा। लेकिन 1939 के इलेक्शन में ये अनअपोज्ड इलेक्ट नहीं हो पाए, या फिर इनको सपोर्ट गांधी जी का नहीं था। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया, उनको गांधी जी का सपोर्ट था। क्यों? क्योंकि इनके जो व्यूज थे, जैसा ये मैंने बताया कि ये चाहते थे कि हमें मास प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए, वो गांधी जी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। गांधी जी का कहना था कि अभी जो सिचुएशन है देश की, एक तो कम्युनल, जैसे मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि मुस्लिम लीग अपने आप को बहुत आगे असर्ट कर रही थी, कम्युनल डिस्कॉर्ड था। तो उनको लगता था कि अगर हम कोई मास मूवमेंट करते हैं इस समय पे, तो वो सारे जो समाज के सारे सेक्शन हैं, सारे सेक्शन जो हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। उनको लगता है लोगों में अभी इतनी फिर से एनर्जी इतनी नहीं आई है, फिर से जो एंथुसियाज्म होना चाहिए प्रोटेस्ट के लिए वो अभी इतना, मतलब उनको लगता है सही समय नहीं है अभी। लेकिन वो चाहते थे कि नहीं, इस चीज को हमें करना चाहिए। तो इस समय ये क्राइसिस क्या हुई कि जब त्रिपुरी में जब सेशन हुआ, त्रिपुरी में सेशन हुआ और इन्होंने अपना स्पीच दिया, उसमें इन्होंने ये बात कही कि
हमें अब समय है, हमें प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन उनका कहना था कि गांधी जी की लीडरशिप में ही ये सब कुछ हुआ। उनको इतना पता था कि कोई भी मूवमेंट गांधी जी की लीडरशिप के बिना नहीं चल सकता। कोई भी मूवमेंट, कोई भी मास मूवमेंट है, उस पर गांधी जी का लीडर होना बहुत बहुत जरूरी। उनको ये पता था, तो वो चाहते थे कि मेरे तरीके से चीजें हों, लेकिन लीडर गांधी। तो गांधी जी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि कुछ भी अगर मैं किसी मूवमेंट लीडर हूं तो मेरे हिसाब से होगा, अन्यथा मैं उस चीज का लीडर नहीं रहूं। ओके, सो अब क्या हुआ कि गोविंद वल्लभ पंत ने उसी समय एक रिजोल्यूशन पेश की, इसमें बात हुई कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो मेंबर्स बनेंगे, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, उसको नॉमिनेट किया जाता था असल में प्रेसिडेंट के द्वारा, क्योंकि प्रेसिडेंट बनाया तो वो अपने हिसाब से चीजें कर सकता है। तो लेकिन उन्होंने पास किया कि जो मेंबर्स बनेंगे उनको गांधी जी की विशेष के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। 1939 में एक साल उनका कार्यकाल देख लिया तो लोगों को लग रहा था कि ये अपने हिसाब से बहुत ही रेडिकल तरीके से काम करते हैं और गांधी जी से मतभेद बढ़ते जा रहे थे चीजों पे। तो इस बात को देखते हुए जब उन्हें लगा कि काफी लोग उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं इस चीज पे, तो उन्होंने सोचा कि अब समय सही है कि रिजाइन कर दिया। तो उन्होंने अप्रैल में रिजाइन कर दिया और उसके बाद से फिर से बंगाल में चले गए। उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली, फॉरवर्ड ब्लॉक। बंगाल में जाके फॉरवर्ड ब्लॉक एक पार्टी बनाई और उन्होंने खुद से कांग्रेस की बात न मान के खुद से उन्होंने ऑल इंडिया प्रोटेस्ट की एक घोषणा कर, जो कि कांग्रेस को एक लगा कि डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए और उनके खिलाफ उनको 3 साल के लिए बैन कर दिया गया। कोई भी इलेक्शन लड़ने से कांग्रेस में कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, और उनको जो बंगाल के प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी के प्रेसिडेंट थे उससे हटा दिया गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि सुभाष चंद्र बोस स्टार्टिंग से काफी रेडिकल पर्सन थे। मैंने पिछले थोड़ा सा बताया उनके बारे में। और ये ट्रिपल क्राइसिस थी, इसमें लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस दो भाग में बढ़ जाए। लेकिन जिन लोगों ने इनको इलेक्ट किया था 1939 में ही, जिन लोगों ने इलेक्ट किया था, मेनली सोशलिस्ट और जो लेफ्टिस्ट लोग थे, उन लोगों ने इस व्यू पर, इस मुद्दे पर सपोर्ट नहीं किया। जब गोविंद वल्लभ पंत ने जो रिजोल्यूशन पास किया तो उसमें उन लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया कि हाँ गांधी जी जो बात कही, उनको लगा कि गांधी जी के बिना हम कोई मूवमेंट नहीं चला सकते। तो इससे ये जो क्राइसिस थी कि शायद कांग्रेस फिर से बढ़ जाए, ब्रिटिशर्स कोशिश सोच रहे थे कि शायद फिर से बढ़ जाए, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हुआ और ये क्राइसिस यहाँ पे रह गई। देन कम्स द वर्ल्ड वॉर 2। सितंबर 1939 में हिटलर ने अटैक कर दिया पोलैंड के ऊपर। तो वर्ल्ड वॉर 2 वहां से स्टार्ट हुआ जब उसने अटैक किया पोलैंड के ऊपर, और फिर कुछ ही समय में फ्रांस को भी कब्जे में कर लिया। तब इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने भी वॉर डिक्लेयर कर दिया जर्मनी के अगेंस्ट। तो एक वॉर स्टार्ट हो गया, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, जिसमें एलाइड पावर्स थे, मेनली ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस एंड एक्सिस पावर्स थी, जिसमें से जापान, इटली एंड जर्मनी हिटलर के। तो ये वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ तो अब इसमें ऑब्वियसली एक चॉइस आएगी कि क्या इंडियंस को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मतलब इंडियन मतलब जो कांग्रेस है, जो पीपल है, क्या उनको सपोर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आर्मी तो ऑब्वियसली ब्रिटिश के अंडर है, इंडियन आर्मी ब्रिटिश के अंडर है, तो वो पार्टिसिपेट करेगी करेगी, बट क्या इंडियंस को उसमें सपोर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या और लोगों को उसमें आर्मी में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो इस चीज पे काफी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो कांग्रेस ने क्या किया, पहले से ही खुद से एक सपोर्ट के लिए कंडीशंस दी कांग्रेस ने कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, सर कुछ हमारी कंडीशंस मान ली जाए तो उन्होंने एक कंडीशन रखी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है कि कुछ लोग इलेक्ट होंगे या नॉमिनेट होंगे, जैसे भी कुछ लोग होंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, संविधान बनाएंगे अपना हिंदुस्तान का। तो ये बात कब कह रही है, 1939 में बोला जा रहा है। पूर्व स्वराज की बात हुई थी 1929 में, और वहां से 10 साल में हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की अब बात कर रहे हैं सीधा सीधा। उससे पहले भी बातें हुई, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड करी, हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए सेंटर पे। फिर प्रोविंसेस में थी, अभी सेंटर में हमें रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, में कि मिनिस्ट्रीज को ऑटोनॉमी होगी, खुद से रूल करने की पावर होगी। अब ये दो डिमांड उन्होंने रखी कि हम आपके वॉर में आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन वॉइसरॉय ने, मिलिंग दो वॉइसरॉय थे उस समय, उन्होंने साफ
इनकार कर दिया, नो नो थैंक यू, वी डोंट वांट इट, क्योंकि उस समय तक अभी वॉर एक्चुअली इतने हायर स्टेज पर नहीं पहुंचा था। अब इस पर डिबेट होने लगा, जैसे जैसे वॉर चल रहा था इस पे आपस में डिबेट हुआ, और इसमें फिर से तीन एक्चुअली व्यूज आए। एक गांधी का व्यू था, एक सुभाष चंद्र बोस का व्यू था। वर्धा में एक्चुअली ये डिस्कस हो रहा था, सेशन हुआ था वर्धा में, और बोस को भले ही उसको बैन किया गया था उनको, या बंगाल के जो चीफ थे वो उस समय बंगाल के प्रेसिडेंट थे, बंगाल कांग्रेस के, उसके बाद भी उनको यहाँ पे बुलाया गया डिफरेंट ओपिनियन लेने के लिए। और एक जवाहरलाल नेहरू का व्यू था। तो गांधी जी का मोरल व्यू था, उनका कहना था कि मोरली वी शुड बी विद द ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स के ऊपर फासिस्ट लोग, हिटलर जो, उनको फासिस्ट बोला जाता है। एक्चुअली हिटलर का कहना था कि अ, उसकी जो रेस है, आर्यन रेस, वो सुपीरियर रेस है, और पूरे यूरोप में उन्हीं का कंट्रोल होना चाहिए। तो वो जो, और वो ज्यूज को एक्चुअली मार रहे थे, है ना, ज्यूज को मार रहे थे। तो उनका गांधी का कहना था कि मोरली हमें ब्रिटेन का सपोर्ट करना चाहिए, ऐसी क्राइसिस में उनके अगेंस्ट नहीं कुछ करना चाहिए। वो उसका क्या व्यू था, रेडिकल व्यू ऑब्वियसली। उनका कहना था कि ये तो अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, जब हमारा दुश्मन एक किसी परेशानी में है, उस समय हमें तो इस समय मास स्ट्रगल करना चाहिए। मास स्ट्रगल करेंगे तो हमें आजादी मिलने के चांसेस ज्यादा है। हमें अपने बारे में सोचना है, हम क्यों सोचे इनके बारे में, कौन किससे लड़ रहा है। दोनों ही इंपीरियल पावर है, इंपीरियल पावर मतलब दोनों की कॉलोनीज थी, जर्मनी की भी कॉलोनीज थी, और कॉलोनी के ऊपर ही लड़ाई हुई थी। वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्यों वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, बट नेशनलिज्म और कॉलोनीज के ऊपर किसके पास ज्यादा इंपीरियल पावर होनी चाहिए, है ना, तो उसके लिए यही फाइट हो रही है। तो हम क्यों इसमें, हम अपने बारे में सोचना चाहिए। ये तो हमें एक अपॉर्चुनिटी है कि हमें इनसे आजादी लेना चाहिए। और जब ये कह रहे हैं कि हम, उनका कहना था ब्रिटेन का कि हम वॉर लड़ रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए, फ्रीडम के लिए, क्योंकि जो हिटलर तो डिक्टेटर था। डिक्टेटर कौन होता है, जो कंप्लीट पावर उसके हाथ में होती है ना। तो वो हिटलर डिक्टेटर था। ब्रिटेन में डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, वहां पे इलेक्शन होते थे। तो उनके कहता हम फाइट कर रहे हैं डेमोक्रेसी को सर्वाइव, प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों की फ्रीडम के लिए कर रहे हैं। तो उनका कहना था कि ये जो बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी फ्रीडम के लिए कर रहे हैं, पर हमारे यहाँ तो ना तो डेमोक्रेसी ना फ्रीडम है, कोई सिविल लिबर्टी नहीं है। बल्कि सरकार ने तो क्या किया था इस समय, वॉर के समय में पहले से इमरजेंसी लॉज लेके आ गई, और इंडिया डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लगा दी, जिसके अकॉर्डिंग ये था कि अब क्योंकि वॉर स्टार्ट होता है तो इंडिया को डिफेंड करने के लिए एक एक्ट लेके आए, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके तहत सिविल लिबर्टीज पर बहुत सारी पाबंदी, लोगों की आजादी पर पाबंदी लगा रखी थी, कि जिससे कोई वॉर के समय पे ब्रिटिश के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट ना करे। पहले से इन्होंने तैयारी कर रखी थी कि कांग्रेस जो है अगर मन बनाती है प्रोटेस्ट करने का, तो उनको पहले से ही उनको खुश रहे बहुत तगड़े तरीके से। तो ये उनका कहना था कि जब हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, और डेमोक्रेसी और फ्रीडम को सेव करने के लिए वो वॉर लड़ रहे हैं, तो जो ड्यूप्लीकेसी है उसके क्यों हम सपोर्ट करें। ये तो अपॉर्चुनिटी है, हमें वॉर फाइट करना, हमें तो मास स्ट्रगल करना चाहिए, और हमें आजादी के लिए फाइट करना चाहिए। तो ये बोस का मानना था, जो कि बाद में बोस ने जब कुछ नहीं दिखा, लगा कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है कांग्रेस में यहाँ पे इंडिया में, तो उन्होंने अपनी आजादी फोर्स बनाई थी, और जापान को, जर्मनी की उन्होंने हेल्प की। उनको ये फर्क नहीं पड़ा था कि डिक्टेटर है या क्या है, उनको अपनी आजादी इतनी ज्यादा प्यारी थी। तीसरा व्यू था जेएलएन का। उनका कहना था कि ठीक है, मानते हैं कि जो जस्टिस है वो ब्रिटिश की साइड है, जो फासिस्ट है, हिटलर है, मुसोलिनी है या जर्मनी है, ये जो जापान है, ये एक्चुअली आर दे आर वर्स देन द ब्रिटिशर्स, बट फिर भी दोनों ही इंपीरियल पावर्स हैं, दोनों ही एक्चुअली एक जो कैपिटलिस्ट ब्रीड है उसकी वजह से वॉर हो रहा है। आखिरकार तो टेरिटरी, इंपीरियल टेरिटरी के लिए, कॉलोनीज के लिए वॉर हो रहा है। तो उनका कहना था कि हम वॉर में इनको सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक कि वो हमें आजादी नहीं देते। कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमको चाहिए इंडिया को, और जब वो इंडिपेंडेंस इंडिया को दे देंगे, देन वी विल सपोर्ट, तब हम उनको सपोर्ट करने के लिए हम। तो ये तीन व्यूज थे। तो गांधी जी का तो मन था कि नहीं हमें सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उन्होंने फिर जवाहरलाल नेहरू के व्यू को माना, और सीडब्ल्यूसी ने फिर एक रिजोल्यूशन पास किया जिसमें बोला कि इंडिया वॉर नहीं लड़ेगा जब तक कि वो अपने घर में आजादी नहीं मिल जाती है इंडिया को, तब तक वो वॉर नहीं लड़ेगा। और उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को इंडिया में डेमोक्रेसी रहनी चाहिए। जब वो डेमोक्रेसी के लिए फाइट कर रहे हैं, डेमोक्रेसी के लिए वॉर लड़ रहे हैं, तो उन्हें इंडिया को डेमोक्रेसी इंडिया में पहले देनी चाहिए।
और गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि उसके वॉर एम्स क्या है, व्हाट डू दे वांट टू अचीव, एंड उसके बाद इंडिया के साथ क्या होगा उनको क्लियर करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कुछ नहीं किया, और इसकी तरफ ऐसा कुछ बल्कि नेगेटिव एटीट्यूड था उनका। उन्होंने तो अपने आप को और ज्यादा, जैसे मैंने बताया कि और ज्यादा लॉ, जैसे इमरजेंसी लॉ जो पास कर दी, जिसके थ्रू उन्होंने मन बना लिया था कि अगर, क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं रहे, अगर ये मास प्रोटेस्ट करते हैं और जो प्रॉब्लम आएगी तो उसे तुरंत दबा देना, तुरंत कुचल देना किसी भी चीज। ये उन्होंने व्यू बना रखा था, अपना मन बना रखा था। तो जब उन्होंने कांग्रेस को लगा कि ये तो सरकार कुछ सुन नहीं रही है, तो उन्होंने कांग्रेस, सबसे पहले तो कांग्रेस मिनिस्ट्री से रिजाइन दिया कि हम इनका सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई भी जो वॉर एफर्ट में हम सपोर्ट नहीं करना है, कोई सपोर्ट नहीं करना वॉर में, जब तक हमें फ्रीडम नहीं मिल जाती, यही व्यू आया। तो उसमें CWC की रिजोल्यूशन पास हुआ, तो मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया गया, रिजाइन किया। अब फिर से इस पर अब क्या किया जाए, तो फिर से सेम डिबेट कि मास स्ट्रगल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गांधी जी इमीडिएट मास मूवमेंट के अगेंस्ट थे, उनका कहना था कि ठीक है हमें मास मूवमेंट तो करना है, नो डाउट, क्योंकि हमें वो आजादी तो देने को तैयार नहीं, हमने तो यही बोला है, हमें मास मूवमेंट तो करना है, लेकिन अभी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि एक तो हिंदू मुस्लिम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम वहां पे अभी स्टार्ट होने लग गया था। मुस्लिम जो लीग थी वो खुलेआम पाकिस्तान की डिमांड करने लगी, जैसे कि मैंने बताया उन्होंने एक रिजोल्यूशन भी पास कर दिया था पाकिस्तान बनाने का। तो हिंदू मुस्लिम की प्रॉब्लम थी। दूसरा, उनको था, उनका कहना था कि जब से हमने मिनिस्ट्रीज में पार्टिसिपेट किया है, कांग्रेस मिनिस्ट्री, तब से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वीक हो गई। कांग्रेस की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वीक हो गई है, उसमें रश लग गई, उसमें जंग लग गई है, उसको हमें अभी फिर से अपने को रीबिल्ड करना है। तो हमें क्या करना चाहिए, और वापस से लोगों के बीच जाके और लोगों को बताना चाहिए और लोगों को तैयार करना चाहिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना चाहिए, तभी हम मूवमेंट लड़ पाएंगे। बोला कि अभी लोग हैं उनमें इतनी एनर्जी नहीं है, उतने एंथुजियाज्म नहीं है, लोग तैयार नहीं है, मासेस जो है वो तैयार नहीं है। तो हमें इस चीज के लिए अभी रुकना चाहिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए, और तब तक क्या करना चाहिए, तब तक एक्चुअली उन्होंने रामगढ़ सेशन में डिसाइड किया कि तब तक हम क्या करेंगे, नॉट जस्ट वी विल बिल्ड आवरसेल्फ, बट तब तक नेगोशिएट करने की कोशिश करेंगे कि शायद, मतलब जैसे जैसे वॉर बढ़ेगा, अगर ब्रिटिश को प्रॉब्लम होती है और वो हमारा सपोर्ट चाहते हैं तो हम नेगोशिएट करेंगे। ओके, तो ये डिसाइड किया गया, यही एक्चुअली रामगढ़ सेशन में डिसाइड किया गया कि हम इंडिपेंडेंस से कम तो कुछ चाहेंगे नहीं, चाहे गवर्नमेंट कुछ भी दे, इंडिपेंडेंस से कम नहीं चाहेंगे, तब तक हम अपने को बिल्ड करेंगे। ओके, जब हमें लगेगा कि सही समय है तब हम मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसमें इस सेशन में उनका बोस का कहना था कि नहीं, मतलब उनका कहना था कि क्या ये तो सही समय है, दिस इज द राइट टाइम, जब ब्रिटिशर्स के साथ प्रॉब्लम है हमें मास मूवमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, लोगों को सड़क पे आ जाना चाहिए, बिल्कुल सिविल डिसोबीडियंस फिर से स्टार्ट कर देना चाहिए, ये उनका कहना था। तो वो चीज तो नहीं मानी गई, उन्होंने कहा कि ठीक है तब तक हम अपने आप को बिल्ड करें। और जो उसने बताया था, मुस्लिम लीग ने ये मार्च 1940 में ये एक रिजोल्यूशन पास किया, उन्होंने कहा कि ये अब टाइम सही है डिमांड करने का। उन्होंने कहा सीधा सीधा कि हमें पाकिस्तान दीजिए, तो अगर पाकिस्तान दोगे तो हम आपको वॉर में सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान दीजिए। पाकिस्तान का उनका कहना था कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, मेनली वेस्ट में थे सिंध प्रोविंस, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, पंजाब प्रोविंस था, जिसमें से आधा पंजाब एक्चुअली पाकिस्तान में गई, और ट्राइबल एरिया से पाटा एरिया था, जहाँ भी अफगानिस्तान से सटा हुआ इलाका है, पश्तून जो लोग हैं, और ईस्ट में जो अभी बांग्लादेश है, ईस्ट में जो की ये डिमांड थी, और जहाँ पे माइनॉरिटी है वहाँ पे उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। तो ये सब बात उन्होंने, ये एक रिजोल्यूशन आया और खुल के उन्होंने ये बात की। अब उससे पहले जनवरी, ये रामगढ़ सेशन हुआ और ये जनवरी में 1940 में लिविंगस्टोन ने बोला कि हम डोमिनियन स्टेटस देने को तैयार है, ये एक्चुअली बोला था। फिर उसके बाद रामगढ़ सेशन में तो उन्होंने बोला कि हमें पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए, आप डोमिनियन स्टेटस की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो मतलब नो मीनिंग, कोई मतलब ही नहीं इस चीज का। तो ये ऐसे, ये एक्चुअली रामगढ़ सेशन की फोटो है। ये अब मौलाना आजाद हैं, ये इसके प्रेसिडेंट है, ये नेहरू जी हैं, ये बजाज जी हैं, और ये सरोजनी नायडू है। तो उसके बाद तो सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ने
खुद से ही अगस्त ऑफर दिया, एक ऑफर दिया, कोशिश की कि शायद जो इंडियंस हैं वो वॉर में सपोर्ट करें, गवर्नमेंट का, ब्रिटिश का सपोर्ट करें अगर हम उन्हें ये ऑफर देते। तो एक ऑफर आया 1940 में, इसलिए इसको अगस्त ऑफर बोला जाता है, 1940 में। उसमें बात की कि आपको हम डोमिनियन स्टेटस देंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो वॉइसरॉय की काउंसिल है उसमें इंडियंस को और बढ़ा देंगे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे लेकिन वॉर के बाद, जो कि डिमांड थी कांग्रेस की कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बने जिसमें कि इलेक्टेड लोग होंगे और वो अपने लिए, हिंदुस्तान के लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, डिसाइड करेंगे क्या हम किस तरीके से हमारा संविधान होना चाहिए, उसमें क्या फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए और किस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए गवर्नमेंट का, किसके पास कितना पावर होना चाहिए, सब डिसाइड करने की बात थी। और उसके लिए पहले से ही जब नेहरू रिपोर्ट थी उसमें सब हम बता ही चुके थे हम किस तरीके से अपने आप को गवर्न करना चाहते हैं। तो ये बात की कि ये हम वॉर के बाद दे देंगे, लेकिन ये बोला कि जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें माइनॉरिटीज का कंसेंट जरूरी है, क्योंकि अब मुस्लिम्स ने खुल के बोल दिया था मुस्लिम लीग ने कि हमें अपना पाकिस्तान चाहिए। तो ये बात था कि माइनॉरिटीज की कंसेंट होना जरूरी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें जो मुस्लिम थे, माइनॉरिटीज में मेनली मुस्लिम, हालांकि उसमें वो माइनॉरिटीज में बार बार बता रहा हूँ सिख को मानते थे, एंग्लो क्रिश्चियंस को मानते थे और दलित को भी, जो अनटचेबल्स में बोला जाता था, उनको भी वो माइनॉरिटीज नहीं मानती। तो उनका कहना था कि सब लोग अगर इसको स्वीकार करेंगे तभी तभी हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम इसको एक्सेप्ट करें। तो एक्चुअली उन्होंने कुछ ऐसा कुछ दिया नहीं, तो कांग्रेस ने ऑब्वियसली इसको रिजेक्ट कर दिया सीधा सीधा, क्योंकि इसमें सबसे पहली बात डोमिनियन स्टेटस की बात की तो नेहरू ने साफ साफ बना दिया, नेहरू जी ने, कि डोमिनियन स्टेटस तो हमें चाहिए ही नहीं ना, ये तो अब रिजेक्ट हो ही चुका था। वो तो अब पूर्ण स्वराज इंडिपेंडेंस की बात है कि आप ये बताओ कि कैसे अब पावर को ट्रांसफर करोगे, सीधी सीधी बात है, उसका कुछ कॉन्क्रीट आपके पास प्लान है तो वो बताओ। ये सब बातें थी, तो इसलिए अगस्त ऑफर जो था वो एकदम से एक्चुअली रिजेक्ट हो गया। इसको मैं आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीजें थी, प्रोविजंस क्या थे, आप ये थोड़ा सा आइडिया रहे आगे की जब बड़ी क्लासेस में आएंगे तो ये और अच्छे से आना चाहिए। तो आप कहानी को समझिए कि मतलब वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीजें जैसे कि शायद कांग्रेस में जो मैंने वो हैं कुछ फैक्शन जो लॉयलिस्ट हैं गवर्नमेंट के, वो शायद मान जाए। और एक और जो रीजन था कि उनको जो सपोर्टर्स थे, एलाइज थे ब्रिटिशर्स के वॉर में, अभी अगस्त 1940 तक एक्चुअली यूएस ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था, यूएसए ने, लेकिन वो उन्हें मदद दे रहा था, जो भी मिलिट्री मटेरियल चाहिए था उसके लिए मदद मिल रही थी। ठीक है, तो उनको दिखाने के लिए कि नहीं मतलब हम कुछ कर रहे हैं जिससे कि हमें इंडियंस का सपोर्ट मिल सके वॉर में, इसके लिए मेनली अगस्त ऑफर था। तो वो ऑब्वियसली रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वो उनको चर्चिल इस समय एक्चुअली वॉर जो गवर्नमेंट थी, वॉर की डील करने की जो गवर्नमेंट थी उस समय, चर्चिल जो थे प्रधानमंत्री उस समय, और चर्चिल हमने पहले भी डिस्कस किया, चर्चिल वॉज द मेन पर्सन, बिकॉज ऑफ हिम एक्चुअली कांग्रेस, बिकॉज ऑफ हिम द ब्रिटिशर्स एक्चुअली हैड द टफ स्टैंड ऑन इंडिया। उनका ये कहना था कि अब हमारा जो एम्पायर है उसको बचाना, किसी भी तरीके से इसको जाने नहीं देना है, इनकी बात नहीं सुनिए, गांधी जी को कभी अब अलाउ नहीं करना है मोमेंटम गेन करने का। तो ये चीज था जो दांडी मार्च के बाद वो उन्होंने अपना तब किया था स्टैंड। तो अब इसमें क्या ऑप्शन रहता उनके पास, गांधी जी के पास और नेहरू जी के पास जब आपस में बातें होती थी, सब कुछ बात है कि अब क्या करना चाहिए, तो उसमें ये चीज उन्हें समझ में आ गई कि अब हमें मूवमेंट तो चलाना है, लेकिन अभी हम पूरे मास स्केल पर मूवमेंट अगर चलाते हैं एकदम से, तो गवर्नमेंट ने अपने आप को इतना अपने पास पावर ले लिया वॉर की वजह से, जितने भी ऑर्डिनेंसेस की वजह से, कई सारे ऑर्डिनेंस पास किए, तो उसकी अपने पास इतना 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 पावर है कि वो तुरंत उसको सप्रेस कर देंगे, लोगों को तुरंत जेल में डाल देंगे और फिर से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं, एक इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या होगा कि एक पर्सन जाएगा कहीं पे, मतलब एक जगह जाके, चौराहे पे किसी पे जाके, वो लोग अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जाके एक्सप्रेस करेंगे, एंटी वॉर स्पीच देंगे, वॉर के खिलाफ बोलेंगे कि वॉर जो है वो इंपीरियल कॉज के लिए है, हमारे कॉज के लिए, इंडियंस के कॉज के लिए, डेमोक्रेटिक कॉज के लिए नहीं, जैसा कि ब्रिटिश बोल रहे हैं ये उनके इंपीरियल गेन्स के लिए, जैसा मैंने बार बार पिछले उसमें डिस्कस किया। तो ये बोलेंगे फिर, और दूसरा ये बोलेंगे, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे सत्याग्रह के, इंडिविजुअल सत्याग्रह, एक पर्सन जाके सत्याग्रह करेगा, उसका पर्पज ये था कि एक तो ये दिखाना कि आप हमको वीक मत समझो, अगर हम, मतलब ये ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट को बोल रहे हैं, कांग्रेस बोल रही है कि आप नेशनलिस्ट जो है वो लोग बोल रहे हैं कि आप हमें वीक मत समझो, एक स्ट्रेंथ दिखाने का था कि हम अगर मास मूवमेंट नहीं करें इसका मतलब नहीं कि हम वीक हैं, कमजोर हैं, तो ये शो करने का एक तरीका था। दूसरा
एंटी वॉर फीलिंग्स को जनरेट करना, लोगों के अंदर तक ये बात और अच्छे से पहुंचाना और अपनी बात को दुनिया के सामने रखना कि हम वॉर के खिलाफ हैं। फिर गवर्नमेंट को एक और अपॉर्चुनिटी मतलब देने एक तरीके से कि शायद गवर्नमेंट कुछ और दे दे, 10 ऑफर से बढ़ के कुछ दे दे। उनको लगे कि अगर लगे कि ये मूवमेंट बड़ा हो सकता है तो उससे शायद वो लोग कुछ और देते हैं। तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिव थे। इसमें जो एक याद रखने वाली बात होती है कि विनोबा भावे और नेहरू ये एक्चुअली फर्स्ट और सेकंड पर्सन थे सत्याग्रह ऑफर करने। तो ये आप पिक्चर में देखते हो मेरे पीछे, ये विनोबा भावे जी हैं। इनका इंडिपेंडेंस के बाद भी भूदान जो मूवमेंट था उसमें बहुत बड़ा रोल था। वो हम पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पढ़ते हैं, सिलेबस में है हमारे आईएएस के सिलेबस में, तब हम ये देखते हैं। तो ये इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या था, कैसे था, क्या पर्पज था, ये हमने जान लिया। यहाँ पे ये बात इतना जानना जरूरी है। और गवर्नमेंट तो बिल्कुल तैयार नहीं थी किसी भी कीमत पे कि उस समय तक कि किसी भी कीमत पर कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में पावर ट्रांसफर की कुछ बात। अब उसके अब 1941 के एंड तक आते आते 1941 के एंड पे आते आते और जापान ने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को कैप्चर करना चालू कर दिया। जापान जो था वो जर्मनी के साथ था और इधर से पूरे तरह से वो जितनी भी कंट्रीज थे उनके ऊपर वो कैप्चर करते जा रहे थे, उनके ऊपर अपना कैप्चर करते जा रहे थे। तो उससे एक इंडियंस में भी एक डर था, ब्रिटिशर्स को डर था ही, तो ब्रिटिशर्स को इंडियन का सपोर्ट चाहिए था। इंडियंस को भी डर था कि अगर जापानीज अगर आएंगे तो वो भी एक एक्चुअली इंपीरियल पावर है, उनके बारे में हमें पता नहीं है, तो पता नहीं क्या इंडियंस के ऊपर क्या होगा। तो एक जो फीलिंग थी कांग्रेस में, एक जो मेजोरिटी फीलिंग जनरेट हुई, ये हुई कि हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन नेहरू जी और गांधी जी इस बात के अगेंस्ट थे कि किसी भी तरीके से हमें वॉर का सपोर्ट करना है, मतलब बिना किसी कंडीशन के। तो सीडब्ल्यूसी ने भी एक रिजोल्यूशन पास किया, ये दिसंबर 1941 में ये पास किया। इसमें हुआ कि हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए आफ्टर वॉर, हम आपको सपोर्ट देने को तैयार हैं, ठीक है, अगर आप वॉर के बाद हमें फुल इंडिपेंडेंस दोगे और उसके बाद इमीडिएट पावर ट्रांसफर होना चाहिए। ये उन्होंने दो कंडीशंस रखी और हम आपको सपोर्ट देने को तैयार हैं। तो फिर से लगा गवर्नमेंट को कि शायद कुछ जो ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट थी उनको लगा शायद ये लोग चाह रहे हैं तो शायद कुछ हो जाए। तो इसलिए उन्होंने एक क्रिप्स मिशन भेजा मार्च 1942 में। स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, ये आप फोटो में देख सकते हो। वो एक्चुअली आए तो क्यों आए, मतलब उन्होंने क्यों भेजा, तो एक तो सबसे बड़ा कारण जैसे होता है जापानीज इन्वेजन, तो उनको लगा था कि इंडिया पे भी जापान एक्चुअली कर सकते हैं। 1942 के एंड में एक्चुअली उन्होंने रंगून को भी कैप्चर कर लिया था। 1942 के में जापानी रंगून तक आ गए थे और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में भी आ गए थे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर यूएसए जैसे मैंने बताया और यूएसएसआर और चाइना, इवन चाइना, इनका प्रेशर था ब्रिटेन के ऊपर कि आप कुछ तो करो। तो ये मिशन बेसिकली जैसे हम आगे देखेंगे ये पर्पस सिर्फ ये था कि यूएसए और यूएसएसआर को दिखाना कि हम तो कोशिश कर रहे हैं, इंडियंस का सपोर्ट लेने के लिए, उनको समझाने के लिए, लेकिन वही लोग आपस में ऐसे बटे हुए हैं कि वैसे वो एक्चुअली डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए इनके साथ। तो वो हम आगे देखेंगे कैसे क्या होगा इसमें क्रिप्स मिशन में। तो इसका आपको ये आना चाहिए कब आया क्रिप्स मिशन आया, स्टेफोर्ड क्रिप्स के चेयरमैनशिप में। तो ये अपने साथ एक ड्राफ्ट पहले से बना हुआ लेके आए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया उनको, ब्रिटिश कैबिनेट ने जो दिया होगा, और उस पे ही अपनी बात बताई इन्होंने, प्रपोजल बताया कि क्या गवर्नमेंट क्या चाहती है। तो बोला कि हम इंडियन यूनियन की बात करते हैं विद डोमिनेंट स्टेटस, अभी भी डोमिनेंट स्टेटस की बात की उन्होंने। तो इस चीज से पता चलता है कि इनका कोई पर्पज इंडिया को इंडिपेंडेंस देना बिल्कुल भी नहीं था, या इंडिया को थोड़ा सा भी पावर ट्रांसफर करना बिल्कुल पर्पज नहीं था उनका। बस ये आई वॉश करना था यूएसए और यूएसएसआर पे दिखाने के लिए कि हम तो कोशिश कर रहे हैं, बट इंडियंस आर नॉट गुड टू गवर्न देमसेल्फ, दे आर नॉट एबल टू एक्चुअली हैव कंसेंसस अमंग देमसेल्फ एंड बिल्ड अ यूनिटी गवर्नमेंट देयर। तो इस वजह से वो एक्चुअली ये बस दिखाना था उनका। तो ये पहला प्रपोजल था इंडियन यूनियन डोमिनेंट स्टेटस। तो आप एग्जाम में जब आप क्वेश्चंस करते हैं इसमें, तो ये हमेशा एक आता है कि क्रिप्स मिशन में क्या क्या था, तो उस पर लिख देंगे कि यहाँ पे डोमिनेंट स्टेटस इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। तो ये चीज पता होना चाहिए कि अभी तक 1942 तक, मार्च 1942 तक जो भी नेगोशिएशन एक तरीके से चल रहे हैं, अभी मेन मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुई है ना, वो मूवमेंट के बाद हम देखेंगे किस तरीके से नेगोशिएशन डिफरेंट हो जाएंगे। तो वहां तक अभी भी डोमिनेंट स्टेटस की बात है, ये चीज आपको समझना है। विद इन 5 ईयर्स हम 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात हुई, जो कि पहले ही बात कर दी थी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी जिसमें इलेक्टेड लोग होंगे
प्रोविंसेस के जो एडमिनिस्ट्रेशन वो इलेक्ट करेंगे और प्रिंसेस जो है वो नॉमिनेट करेंगे। जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, वो एक पूरा यूनियन की बात हो रही है। गवर्नमेंट तो 1935 से ही फेडरल इंडिया बनाने की बात कर रही थी, इसमें कि प्रिंसेस ने एक्सेप्ट नहीं किया उसको, तो नॉमिनेटेड रहेंगे प्रिंसेस से। तो यही दो चीज एक्चुअली थी जो कांग्रेस ने, नेशनलिस्ट जो थे और बाकी के भी लोग थे, उन लोगों ने इसको एक्सेप्ट करने से मना किया। ये दो बहुत बड़े कारण ये भी थे कि भाई तुम डोमिनेट स्टेटस की बात करें तो कोई मतलब ही नहीं है। तो गांधी जी ने इसके बारे में बोला था, इट्स अ पोस्ट डेटेड चेक, मतलब जिसका डेट निकल चुका है वो अब आप हमें चेक दे रहे हो, मतलब ही नहीं है। डोमिनेट स्टेटस है तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो इसलिए ये ऑब्वियसली फेल ही होना था। बट वही यूएस और यूएसएसआर को आई वॉज लेते, आप फोटो में देख सकते हो, ये स्क्रिप्ट हैं और ये गांधी जी हैं। तो एक और बात थी कि सेपरेट, ये एक नई चीज आई थी, ये एक नया चीज था कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा उन प्रोविंसेस के लिए जो कि तैयार नहीं है इंडिया के साथ मिलने को। तो एक तरीके से इसमें बात हो गई थी कि जो मुस्लिम बहुल इलाके थे जैसे सिंध और पंजाब और बंगाल, बंगाल में मतलब एक ही बंगाल था, ईस्ट ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल मिला के एक बंगाल था। तो पंजाब में भी इंडिया वाला पंजाब और पाकिस्तान वाला पंजाब, तो उसमें मेजोरिटी और सिंध में भी मेजोरिटी जो थी वो मुस्लिम थे। तो उनको एक तरीके से मतलब एक स्पेसिफाई करने के लिए मुस्लिम को कि आप मतलब उनको आपको एक मौका रहेगा कि अगर आप नहीं चाहते हो साथ में इंडियंस के साथ में रहना, तो यू कैन मेक योर ओन यूनियन, अपना एक अलग यूनियन बना सकते हो। तो ये बात इसमें एक नई आई। बट उन्होंने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उनके ऊपर दो कंडीशंस रहेंगी। वो क्या होगा कि आपको ट्रीटी करनी पड़ेगी ब्रिटिश के साथ, ब्रिटेन के साथ, जिसमें कि माइनॉरिटीज की माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट की आपको प्रोटेक्ट, माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, तभी हम पावर ट्रांसफर की सोचें। लेकिन इसमें ये नहीं था कि पावर ट्रांसफर कैसे करेंगे, क्या फ्रेमवर्क होगा। तो इसलिए भी नेशनलिस्ट इस बात को भी स्वीकार करने तैयार नहीं थे पावर ट्रांसफर की, लेकिन बात थी, लेकिन किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, ये कुछ बात नहीं था। फिर डिफेंस ऑफ इंडिया उनके हाथ में रहेगा जब तक कि पावर ट्रांसफर, कंप्लीट पावर ट्रांसफर नहीं होता, जब तक कि डोमिनेट स्टेटस है, या उसके बाद जब कंप्लीट इंडिपेंडेंस कभी मिलेगा तब तक डिफेंस पूरी तरह से इंडिया का होगा, वो ब्रिटिश के हाथ में रहेगा। तो ये भी नेशनलिस्ट को पसंद नहीं था। और गवर्नर जनरल के हाथ में वीटो पावर रहेगी, मतलब गवर्नर जनरल बनेगा जब एंट्रीम गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की बात होगी उस समय, अभी तो वाइस रहेगा, तो वो वीटो पावर उसी के पास है, कोई भी कानून है वो वीटो कर सकता है। तो इस वजह से ये मतलब नेचुरली पूरी तरह से, अब मुस्लिम लीग ने भी इसको अपोज किया। क्यों किया कि जो प्रोसेस थी अलग होने की वो उनको पसंद नहीं आई थी, इसलिए ये जो प्रोसेस थी वो उनको पसंद नहीं आई, तो इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इसको अपोज किया। बाकी पंजाब से अलग होने की बात थी तो सिख ने भी इसका अपोज किया। फिर जो दलित को रिप्रेजेंट करते थे जैसे अंबेडकर और भी लोग जो थे डिप्रेस वो, उन्होंने भी इसका अपोज किया। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि इसमें उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोई बात नहीं है, कि उनकी स्पेशली मतलब पहले से ही नहीं है, बाद में तो हो रही है कि माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, तभी ब्रिटिशर्स उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करेंगे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन नया बनेगा। लेकिन सीधी सीधी बात नहीं है कि आखिर एक्चुअली कैसे उनकी प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये जो चीज थी क्रिप्स मिशन में, ये आपको समझो कि उस समय क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और क्यों उसको किस तरीके से नेगोशिएशन की कोशिश की जा रही है। तो ये एक समझने की बात है। जैसे अब इसको आप देख सकते हो किसी भी स्टेट में, जैसे कोई मूवमेंट होती है या कैसे भी मूवमेंट, मतलब हमारा तो इंडिपेंडेंस का मूवमेंट है, तालिबान जो था, तो अमेरिकन ने पहले मिलिट्रीज वहां पे पूरी तरह से भेजी, उससे कोशिश की कि कैसे भी इसको पूरी तरह से गवर्नमेंट को बनाया जाए। पर फिर उनके साथ ही तालिबान के साथ टॉक्स की, तो टॉक्स में नेगोशिएशन होता है कि आप ये करोगे, वो नहीं करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो इसलिए मतलब पहले, अब चाहते हैं पहले से सब कुछ सही हो, तो तालिबान भी बोल रहे थे कि आप पहले से ही जो गवर्नमेंट है उसको हटाओ, तभी हम आपके साथ बात करेंगे और तभी हम एक्चुअली आपके साथ मतलब हम अपना जो मूवमेंट है उसको रोकेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन उन्होंने फिर जो भी, अभी हमें तो कुछ बताइए क्या हुआ, किस तरीके से जो गवर्नमेंट की वहां थी वो कॉलेप्स कर दी थी। तो ये एक्चुअली मैं बता रहा हूँ कि कैसे कोई भी मूवमेंट होती है किसी भी कंट्री में, तो ऐसे डिस्कशंस चलते थे उस समय भी। और आप देख सकते हो कि सब लोग हंस रहे हैं, मतलब ये है कि हम नेगोशिएट कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन मतलब बाहर की दुनिया में एकदम से ऐसे नहीं है कि एकदम से कोई भी बात करने तैयार नहीं है, एकदम से दुश्मन है, कुछ इस तरीके से नहीं होता था, मतलब बाहर के आगे जैसे। तो ये एक एक्चुअली उस समय हुआ। तो आगे देखेंगे आगे क्या हुआ, तब तक के लिए नमस्कार।